हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने अपने सब्जेक्ट राज व्यवस्था या पॉलिटी लेकर के उपस्थित हूँ। गौरव क्लासेस के इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल जो लास्ट में हमने बात कही थी अपने वीडियो में, अपने लेक्चर्स में, तो उसमें हम संविधान में राज व्यवस्था के द्वारा कुछ पॉइंट्स को देख रहे थे, उनकी चर्चा कर रहे थे। तो उनमें से कल हमने जो चर्चाएं की थी, उन चर्चाओं में से कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा में बैठक, इन पर हमने चर्चा कुछ की थी, लेकिन पूर्णतया इन पर चर्चा नहीं हुई थी। तो जो भाग बाकी रहा था उस पर थोड़ी सी आज बढ़ा करके चर्चा करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अतिरिक्त संविधान सभा में जो समितियां हैं, कल हमने आपको बताया था कि संविधान सभा में कुल 26 समितियां हैं। एक क्वेश्चन के साथ हमने छोड़ा भी था आपको कि आखिर संसद में, जो भारत की जो संसद है, इसमें कितनी समितियां हैं। तो इसका पहले बात तो आप आंसर नोट कर लें। जो भारत की जो संसद है, जब संसद के किसी भी सत्र का गठन होता है तो उस सत्र में कुल समितियों की संख्या 24 होती है, और उन 24 समितियों में 3 स्थायी समितियां भी शामिल हैं। और उन 3 स्थायी समितियों की अगर जो हम चर्चा करें तो एक है प्राक्कलन समिति, एक है लोक लेखा समिति और एक है लोक उपक्रम समिति। इन तीनों समितियों के विषय में जो स्थायी समितियां हैं, हम अपने संविधान के जो लेक्चर्स होंगे उनमें पूर्णतया चर्चा करेंगे कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, इनमें कौन आखिर अध्यक्ष होता है और वो किस सदन से रिलेटेड होना चाहिए, तो उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो ये समितियों की हमने बात कही। फिर प्रमुख तथ्य, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब जैसे प्रमुख तथ्य की अगर जो हम बात करते तो प्रमुख तथ्यों में कुछ हद तक उन पॉइंट्स को रखेंगे जब भारत आजाद हुआ, तो भारत के आजाद होने के साथ साथ वहां पर कितने रियासतें भारत में शामिल हुई और कितनी रियासतें भारत में शामिल नहीं हो पाई, फिर उनको किस तरह से शामिल किया गया। तो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको यहाँ पर प्रमुख तथ्य में पढ़ाएंगे। तो आइए कल से जो हमने लेक्चर आपको पढ़ाया था वहीं से फिर से आज की शुरुआत करते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना की हम जब चर्चा कर रहे हैं, तो कैबिनेट मिशन योजना, इसके विषय में जब हमने बात कही तो कल ही हमने इसके विषय में चर्चा की थी कि गठन तो 24 मार्च 1946, इसमें सदस्य कितने थे, यानी सदस्य संख्या तो 3। उन 3 सदस्यों के विषय में हम बात करें कि वो 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो पहला नाम याद रखिएगा एबी अलेक्जेंडर। ये जो एबी अलेक्जेंडर था, ये सेना का प्रमुख था, जो ब्रिटेन की सेना थी उस सेना का प्रमुख था। नाम है एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर के बाद में दूसरा सदस्य था, नाम था इसका पैंथिक लॉरेंस। याद रखिएगा नाम, पैंथिक लॉरेंस। ये जो पैंथिक लॉरेंस की बात करें तो ये अध्यक्ष भी था। याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था पैंथिक लॉरेंस। और एक सदस्य और, जो तीसरा सदस्य था, नाम याद रखिएगा स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये नाम याद रखिएगा स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स कौन था, तो ये याद रखना जो व्यापारिक बोर्ड था ब्रिटेन का, ये ब्रिटेन के व्यापारिक बोर्ड का अध्यक्ष था, व्यापारिक बोर्ड का अध्यक्ष था। तो ये 3 सदस्यों की हमने यहां पर चर्चा की है, और ये 3 सदस्य जो आपने देखे, पहला नाम लिखा है ए बी अलेक्जेंडर, दूसरा नाम लिखा है पैंथिक लॉरेंस, तीसरा नाम लिखा है स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और ये 3 जो सदस्य थे, इन 3 सदस्यों में से एक नाम है पैंथिक लॉरेंस। ये पैंथिक लॉरेंस याद रखना अध्यक्ष था, किसका अध्यक्ष था, कैबिनेट मिशन का। तो अगर जो हम यहाँ पर अध्यक्ष के विषय में चर्चा करते हैं तो अध्यक्ष का नाम हम अतिरिक्त से भी एक बार, वैसे तो ये अध्यक्ष लिखा हुआ है लेकिन एक पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष के लिए अगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अध्यक्ष का नाम याद रखना पैंथिक लॉरेंस। ये कैबिनेट मिशन योजना की हम चर्चा कर रहे थे। ये कैबिनेट मिशन योजना जो 24 मार्च 1946 को भारत आई, 3 सदस्यों के साथ भारत आई, और इसी के द्वारा, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया,
इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा गया और संविधान सभा का गठन भी किया गया। और संविधान सभा के गठन के लिए हमने आपको डेट बताई थी 6 दिसंबर 1946। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बात कही कैबिनेट मिशन योजना के विषय में, कैबिनेट मिशन योजना ने गठन किया था संविधान सभा का। फिर से हम एक बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना ने गठन किया था संविधान सभा का। इसको आइए हटा देते हैं। तो हम यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे थे कैबिनेट मिशन योजना के विषय में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ। तो आइए संविधान सभा की चर्चा फिर से एक बार कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर संविधान सभा के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो जो इससे आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो कल ही हमने चर्चा की थी कि इसका गठन कब हुआ, फिर इसका गठनकर्ता कौन है, गठनकर्ता कौन है, गठन कब हुआ, फिर संविधान सभा के सदस्य की योग्यता क्या थी, सदस्य की योग्यता क्या थी, जो सदस्य चुने गए थे, और योग्यता के पश्चात में जो संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य था वो कितनी जनसंख्या का नेतृत्व करता था, तो उसका प्रतिनिधित्व क्या था, इस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य आखिर कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। फिर उसके पश्चात में संविधान सभा जो जुड़ी हुई कुछ बैठकें हैं, तो उन बैठकों के लिए हम यहाँ पर अलग से चर्चा भी कर लेंगे। पहले इन क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। कल हमने इस पर चर्चा की। गठनकर्ता, तो गठनकर्ता भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भी है, नाम है कैबिनेट मिशन। अब सदस्यों की योग्यता क्या थी, तो विधानसभा के सदस्य थे। ये जितने भी सदस्य थे ये विधानसभा के सदस्य थे, या यूं कहूं कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने भी गए थे। प्रतिनिधित्व क्या था, तो याद रखिएगा जो भी संविधान सभा का सदस्य था तो प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। ये 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होता था। अब जब ये हमने चर्चा कर ली कि आखिर संविधान सभा में गठनकर्ता, सदस्यों की योग्यता और प्रतिनिधित्व क्या था, तो अब हम उनसे संबंधित कुछ बैठकों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये आप नोट कर लें और उसके पश्चात में इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो अभी हमने संविधान सभा की चर्चा की। अब संविधान सभा में जो बैठकें हुई उनकी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा में क्वेश्चन आपका बनता है कि कुल बैठकें कितनी हुई। पहली बात तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि कुल बैठकें कितनी हुई। प्रथम बैठक कब हुई, ये आपका एक क्वेश्चन बना यहाँ पर। प्रथम बैठक के बाद में एक क्वेश्चन बना अंतिम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम बैठक हुई थी तो प्रथम बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो प्रथम बैठक में शामिल सदस्य संख्या पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कितने सदस्य इसमें शामिल हुए थे। इसके पश्चात में कल ही हमने बात कही थी कि प्रारंभ में एक अध्यक्ष था जो अस्थायी रूप में था, तो उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। फिर उसके पश्चात में स्थायी अध्यक्ष की भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। स्थायी अध्यक्ष के अतिरिक्त यहाँ पर हम उपाध्यक्ष कौन था उसकी भी चर्चा कर ले रहे, और उपाध्यक्ष के बाद में आखिर संवैधानिक सलाहकार कौन था, संवैधानिक सलाहकार, इन पर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं। ये वो सभी बिंदु हमने यहाँ पर रखे हैं, प्रस्तुत किए हैं, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो बना कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई। तो यदि आप में से किसी को मालूम है तो आप कमेंट में, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, तो आप आंसर भी बताते चलें, ताकि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आपके जो कमेंट आते हैं, हमें मिलते हैं, हम देखते हैं, तो उससे हमें आपको और भी पॉइंट बताने के लिए प्रोत्साहित हम हो जाते हैं। तो कुल बैठकों की बात करें, याद रखिएगा संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या कितनी है, 12, याद रखना। अच्छा, कितने वाचन, कुल वाचन भी देख लेते हैं। वाचन मतलब सेशन, यानी कितने वाचन थे।
संविधान सभा जो थी, इस संविधान सभा में कितने वाचन हुए बैठकों में? तो वाचन बताइए जल्दी से आंसर में। वाचन का मतलब सेशन, जैसे पहला 9 दिसंबर से आरंभ हुआ था, तो इस तरीके से कुल कितने सेशन थे? सेशन यानी वाचन, तो वाचन की संख्या अगर जो पूछी जाए तो 3, याद रखिएगा। अच्छा, प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक बोले भाई कब हुई जी, लिख लें। प्रथम बैठक जिन लोगों को नहीं मालूम था 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक बताएं कब हुई? अंतिम बैठक की हमने जब चर्चा की तो अंतिम बैठक याद रखिएगा ये हुई थी 24 जनवरी 1950 में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की आप भर्ती देखने जा रहे हैं क्योंकि लेखपाल हमारा टारगेट है, तो जो 24 जनवरी की डेट लिख दी है यही वो डेट है जब उत्तर प्रदेश नामक एक राज्य भी स्थापित हुआ था। एक क्वेश्चन है आपसे, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का पुराना यानी उत्तर प्रदेश से पहले इसका क्या नाम था? जी, उत्तर प्रदेश से पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत। नाम याद रखना, जो लिन लिथगो के द्वारा स्थापित हुआ था। तो ये 24 जनवरी की डेट याद रखना, ये अंतिम बैठक हुई थी और इसी अंतिम बैठक में राष्ट्रपति के पद को आरंभ किया गया और वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, या यूं कहूं कि वायसराय के ही स्थान पर राष्ट्रपति को आरंभ किया गया, पद को आरंभ किया गया और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया। लेकिन ये उपराष्ट्रपति के पद की जो अवधारणा आई है ये आई है कहां से? अमेरिका से। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अच्छा, प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए? एक क्वेश्चन बताएं। जो पिछला वीडियो हमने आपको पढ़ाया तो इससे हमें थोड़ा ये फीडबैक भी मिलेगा कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो प्रथम बैठक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जो बैठक हुई थी, ये बैठक की हम बात कर रहे हैं, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, तो इस संविधान सभा की जो बैठक हुई ये कहां पर हुई? आंसर बोलें जल्दी से। जी, दिल्ली में हुई। और दिल्ली में कहां पर? काउंसिल चैम्बर भवन में। याद रखना, जो काउंसिल चैम्बर हॉल था, इसी काउंसिल चैम्बर हॉल में बैठक हुई थी। अब उस काउंसिल चैम्बर में कितने सदस्य शामिल हुए थे पहली बैठक में? तो 211 सदस्य, ये याद रखिएगा। जी हाँ, 211 सदस्य पहली बैठक जो हुई थी इसमें शामिल हुए। अस्थायी अध्यक्ष बोले, ये कल ही हमने बताया था, काफी लोग आंसर लिख भी रहे होंगे। अस्थायी अध्यक्ष का नाम याद रखना, कल भी हमने बताया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष का नाम बोले। जी हाँ, स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष का नाम बोले। अब हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं उपाध्यक्ष के विषय में। कल हमने नाम बताया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो नाम हमने आपको बताया था H.C. मुखर्जी। अच्छा, संवैधानिक सलाहकार, ये भी कल हमने आपको आंसर बताया था। कौन था संवैधानिक सलाहकार? बताएं आंसर। संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का नाम याद रखिएगा, बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव। अच्छा, BN राव के विषय में अगर जो हम चर्चा करते हैं तो बेनेगल नरसिंह राव जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, यानी कि जहां पर हम बात करते हैं यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ही एक ब्रांच है, एक शाखा है, और उस शाखा का नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग में है। स्थापना हुई थी 1945 में। इसमें जजों की कुल संख्या पर चर्चा करें तो जजों का कार्यकाल, पहली बात कितना होता है, जजों की कुल संख्या कितनी होती है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, तो याद रखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय है द हेग में। स्थापना हुई थी 1945 में और इसमें जजों की कुल संख्या होती है 15 और इन जजों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। अब इन 15 जजों में वर्तमान का जो जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, नाम याद रखना, रॉनी जब्राइल अब्राहम। ये ओमान के रहने वाले हैं, जो इस समय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सबसे बड़े जज हैं, यानी मुख्य जज हैं, मुख्य न्यायाधीश है।
तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शामिल होने वाला पहला भारतीय, क्वेश्चन अगर जो पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन था, तो बेनगल नरसिंह राव यानी BN राव। जी हाँ, इसके बाद में फिर नाम आ जाता है नागेंद्र का। कुछ लोग नागेंद्र आंसर लिख रहे होंगे, तो इसके बाद में फिर नाम आ जाता है नागेंद्र का। अंतिम की चर्चा करें तो नाम याद रखना दलबीर सिंह भंडारी, और उसके पश्चात में जो एक प्रस्तावित है वो है दीपक मिश्रा, यानी वर्तमान से भविष्य तक जो अब सदस्य बनाए जाएंगे भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, वो होंगे दीपक मिश्रा। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे बेनगल नरसिंह राव की। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सदस्यता प्राप्त हुई, और ये संवैधानिक सलाहकार भी कहलाए BN राव। और ये संवैधानिक सलाहकार कहलाए कहां के कहलाए, तो याद रखना संविधान सभा के। तो संविधान सभा में बैठकों की हमने यहां पर चर्चा की। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक थी उसमें नाम एक निकल करके आ जाता है स्थायी अध्यक्ष का, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके पश्चात में 13 दिसंबर 1946 का समय आ जाता है। ये आप लोग जो लोग नोट कर रहे हैं, आप लोग नोट भी करते चले साथ में। और तथ्यों पर हम चर्चा करें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसको हम प्रस्तावना के नाम से भी, प्रेजेंबल के नाम से भी जानते हैं। जो प्रस्तावना थी, ये प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका में इसकी अवधारणा आई, लेकिन जो हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना शामिल है, इसकी जो भाषा शामिल है, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना, भारत में जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन जो प्रस्तावना की अवधारणा है ये कहां से है, अमेरिका से है। तो प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। इसके पश्चात में समय आ जाता है 22 जनवरी 1947 का। ये 22 जनवरी 1947 का समय था जब प्रस्तावना संविधान सभा के द्वारा पारित कर ली जाती है, स्वीकार कर ली जाती है, और इस तरह से प्रस्तावना 22 जनवरी 1947, डेट फिर से सुन लें, 22 जनवरी 1947, ये वो दिनांक है 22 जनवरी 1947 की, जब प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर, उनकी सिफारिशों पर। इसके आगे बढ़ते हैं तो समय आ जाता 22 जुलाई 1947 का। 22 जुलाई 1947, आपको पता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वीर सावरकर के द्वारा 22 जुलाई 1947 को, फिर से हम बोल रहे, वीर सावरकर के द्वारा 22 जुलाई 1947 को चरखा युक्त यानी चरखे वाला ध्वज संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चरखे वाला बोला है हमने। लेकिन ठीक 22 जुलाई 1947 की ही हम चर्चा करें तो उस चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को जोड़ा गया, और वो किसके द्वारा जोड़ा गया, इन्वॉल्व होइए कमेंट में, बताइए जल्दी से आंसर। किसके द्वारा चरखे के स्थान पर अशोक चक्र जोड़ा गया था राष्ट्रीय ध्वज में, तो नाम याद रखना संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, इन्होंने ही अशोक चक्र चरखे के स्थान पर जोड़ दिया था। और चरखा जोड़ा था किसने, तो महात्मा गांधी ने 1934 में। और जो भारतीय ध्वज का जो एक प्रारूप है, तिरंगा जो स्ट्रक्चर है, जो तिरंगा 3 रंगों का, ये स्ट्रक्चर प्रस्तुत करने वाला जो एक भारतीय आंदोलनकारी था, इसका नाम याद रखना। कोई अगर जो नाम जानता है तो कमेंट करके जरूर बताते रहे साथ में, लेकिन हम आपको आंसर बता दें कि जो तिरंगा जो ध्वज है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो भारतीय ध्वज है, इस तिरंगे की संरचना या रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले आंदोलनकारी का नाम था पिंगल वेंकैया।
तो जिन लोगों ने आंसर मालूम था तो आप लोग लगातार इसी तरह नए नए पॉइंट्स को अगर जो मिल रहे हैं तो उनको भी ऐड करते चलो। बाद बाकी जो लोग अभी पहली बार इन सभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान से पढ़ते रहो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके बनने हैं सब इसी से बनने हैं। आज इस वीडियो में हमने संविधान सभा और कैबिनेट मिशन पर एक बार फिर से चर्चा की। कल का जो वीडियो था उसमें हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का एक आधार बताया था, लेकिन आज उसको हमने पूरा भी किया है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इसके पश्चात में 22 जुलाई से ठीक 2 दिन पहले आए, यानी 20 जुलाई की बात करें, 20 जुलाई 1947 ये वो समय था जब माउंटबेटन योजना, जो माउंटबेटन योजना थी, इसको ब्रिटिश की संसद में पारित किया गया। और 20 जुलाई 1947 को जब ये पारित हुई उसके बाद में इसे भारत में लागू किया गया। और इसी आधार पर थोड़ा सा लगातार फ्लो में बोलने पर ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन कोई नहीं, आप सभी समझदार हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमने अभी भी बोला 20 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना पारित हुई और इसे भारत में लागू किया गया। इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर 14 अगस्त को पहले पाकिस्तान, फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद किया गया। और उस आजादी के बाद में भी संविधान सभा की बैठकें हुई। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ये क्वेश्चन हम लिख भी रहे हैं, बल्कि एक बार सुन ले पहले आप, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? तो आइए तब तक इन कंटेंट को हम हटा देते हैं, आप इसका आंसर लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आपने समझ लिया होगा, चलिए कोई नहीं, हम बता दे रहे हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन मेरा सुन लें। क्वेश्चन मेरा ये था, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक ये कब हुई? तो आंसर आप लिख लें 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947 ये वो दिनांक याद रखिएगा जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। अब इसमें कितने सदस्य शामिल हुए? तो इसमें शामिल सदस्यों की संख्या याद रखिएगा, इसमें शामिल सदस्यों की संख्या याद रखिएगा 299। इन सदस्यों में 15 महिलाएं भी थी। उनमें से कुछ नाम हम ले लें अगर जो, तो रेणुका राय, लीला राय, मालती चौधरी, कमला चौधरी, हंसा मेहता, लीलाबाई देशमुख, इसके दुर्गाबाई देशमुख, इसके अतिरिक्त सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सभी ऐसे, एमी मस्करीनी, ये सभी ऐसे नाम हैं जो उन 15 महिलाओं में आते हैं और इनके विषय में हम आपको पेड बैच में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी अगर जो हम चर्चा करें इन 15 महिलाओं की, तो इन 15 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला भी थी। उस मुस्लिम महिला का नाम बताएं जल्दी से आंसर में। तो याद रखना, जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा के इन 299 में से हमने बोला 15 महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। और इन 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला भी थी। और उस मुस्लिम महिला की अगर जो हम चर्चा करें तो नाम याद रखिएगा बेगम एजाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसका नाम है बेगम एजाज रसूल। ये नाम आप याद रखना, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। और बाद बाकी ये आप नोट भी करते चले साथ में कि शामिल सदस्य 299 थे। तो कुल मिलाकर के साहब इस तरीके से कुल 12 बैठकों में संपूर्ण संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा की बैठकें 12 थीं और इन 12 बैठकों में जो संविधान बना उसका समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना हुआ संविधान, कुल 64 लाख रुपए इसके मध्य में खर्च हुए।
15 देशों के द्वारा लाए हुए स्रोत इसमें शामिल कराए गए। 84,000 शब्द हिंदी में जो लिखा गया संविधान, उसमें 84,000 शब्द थे। 222 पन्ने थे, याद रखिएगा 222 पन्ने थे। और ये 222 पन्ने भारतीय संविधान के हिंदी पृष्ठ पे है। हम इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, याद रखना इंग्लिश जो पृष्ठ है, जो इंग्लिश का संविधान इंग्लिश वर्ड में जो लिखा गया उसमें 2,61,700 वर्ड हैं, लेकिन जो हिंदी का जो संविधान लिखा गया उसमें 84,000 शब्द है। 84,000 शब्द है। फिर से हम बार बार बोले 84,000 शब्द हिंदी में है। अब ये जो संविधान था, इस संविधान को जब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो इस संविधान की प्रतियों पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए? तो संविधान की प्रतियों पर याद रखना कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यानी कि ये क्वेश्चन अगर जो आपका बना कि हस्ताक्षर कितने सदस्यों के हैं जो हमारा मूल संविधान है, तो मूल संविधान में हस्ताक्षरित सदस्यों की संख्या है कितनी? 284। तो ये साहब अभी हमने चर्चा की है संविधान सभा में जो बैठकें हुई उनके विषय में। आइए संविधान सभा के समितियों के विषय में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं संविधान सभा की समितियों के विषय में। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे संविधान सभा की बैठकों के विषय में, तो अब हम समितियों पर चर्चा कर लेते हैं जो संविधान सभा में समितियां थी। चलते हुए क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि संविधान सभा में कुल समितियां कितनी थी? आंसर बताए जल्दी। जिन लोगों ने सही आंसर दिया होगा तो आप ये समझ लो कि वो फीडबैक उनका अच्छा है, वो वीडियो मेरा प्रॉपर वे में देख रहे हैं। क्योंकि ये जो अभी हमने क्वेश्चन पूछा है ये हमने कई बार अपने वीडियो में हमने रिपीट किया है और कई बार इसका आंसर बताया। एक बार फिर से सुन लें, हम इसका आंसर फिर से यहाँ पर लिख रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा में समितियों की संख्या आंसर याद रखिएगा 26, और संसद में समितियों की संख्या 24। थोड़ी देर पहले हमने बताया था। आइए उनमें से कुछ प्रमुख समितियों की बात कर लेते हैं और उनके अध्यक्षों की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप जरा ध्यान से समझें। एक और हम यहाँ पर समिति की चर्चा करेंगे और उसी के सम्मुख हम उसके अध्यक्ष को भी लिखते चलेंगे। तो जो आप में से नोट कर रहे हैं वो साथ में नोट भी करते चलें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समितियों के विषय में और समितियों के साथ साथ जो प्रमुख समितियां और उनके कौन कौन से अध्यक्ष हैं। तो एक समिति है, नाम है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बोले, कमेंट में जो भी है आंसर आप देख लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। तो जो प्रांतीय संविधान समिति है, बोले आंसर क्या होगा? तो लिख ले, कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरी समिति की बात करें तो झंडा समिति। कौन है अध्यक्ष? इसमें काफी अनियमितताएं हैं, पुस्तकों में इसके लिए कृपलानी जी का नाम आता है, लेकिन हम आपको बता दें जो लोग कृपलानी जी आंसर दे रहे हों कि झंडा समिति जो संविधान सभा की थी इसमें कृपलानी जी का नाम नहीं आता है। लेकिन एक झंडा समिति की सहयोग करने वाली समिति थी और उसका नाम था तदर्थ झंडा समिति, उसमें कृपलानी जी आते हैं, जेबी कृपलानी। लेकिन अभी हमने तदर्थ झंडा समिति नहीं बोला, हमने बोला झंडा समिति। तो इसके अध्यक्ष का नाम याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, यही आपका आंसर सही माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद में हम ये नाम भी लिख दें, तदर्थ झंडा समिति। तो तदर्थ का मतलब होता है उप, यानी सहायक, यानी कि एक सहयोगी समिति। तो जो झंडा समिति की सहयोगी समिति थी, नाम था उसका तदर्थ झंडा समिति। इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, याद रखना, जे.बी. कृपलानी। आइए और भी देखते हैं इसके अतिरिक्त समितियां। एक समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बोले
प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, याद रखिएगा 7 सदस्य थे। लेकिन अध्यक्ष की अगर जो यहां पर हम चर्चा करें तो अध्यक्ष का नाम याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति थी। इसके अतिरिक्त कुछ और भी समितियों की हम चर्चा करें। अब ये जल्दी से नोट कर लें तो हम एक एक करके अतिरिक्त स्थान भी हमें मिल जाएगा नोट करने के लिए। आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा पहला पॉइंट। तो आइए प्रारूप समिति के बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। एक समिति थी जिसका नाम था नियम समिति, ये भी बहुत पूछी गई है आपसे। बोलिए नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह से नियम समिति के बाद में एक समिति थी देसी रियासत समिति। देसी रियासत समिति, तो देसी रियासत समिति के जो अध्यक्ष थे इनका भी नाम याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त एक समिति है, नाम याद रखना मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक। ये आपने नोट कर लिए होंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और उसके उपरांत हमने 6वीं, 7वीं, 8वीं लिख रखी है। तो ये हम अब हटा रहे हैं, इनको आपने नोट भी कर लिया होगा। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के विषय में। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये भी एक समिति थी और इसके अध्यक्ष याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। और ये बारदोली सत्याग्रह आंदोलन ये गुजरात के ही बारदोली नामक स्थान पर चलाया गया था और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी वल्लभ भाई पटेल ने। तो वहां की एक रानी पराज, एक काली पराज जनजाति थी, उसको रानी पराज बाद में कहा गया। तो जो काली पराज जनजाति थी, उस काली पराज जनजाति ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इतिहास में पढ़ेंगे आप। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अतिरिक्त एक और समिति लिख लें, मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक उप समिति, कल हमने इसका अध्यक्ष बताया था आपको, बताएं जल्दी से कौन होगा अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष? चलिए कोई नहीं, जिन लोगों ने आंसर, जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है, लिख लें बाद बाकी लोग। अल्पसंख्यक समिति के याद रखिएगा, कल हमने आपको बताया था H.C. मुखर्जी। एक समिति याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय समिति थी, सर्वोच्च न्यायालय समिति थी। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय समिति है इसका अध्यक्ष कौन था? तो सर्वोच्च न्यायालय समिति का अध्यक्ष नाम याद रखिएगा एस जस्टिस, बल्कि उस समय न्यायाधीश के पद पर आसीन थे, तो जस्टिस एस वारदाचार्यार। जस्टिस एस वारदाचार्यार, ये नाम आप ध्यान से जरा इसको पढ़ लें, ये कुछ लोगों के लिए नया होगा तो आप इसको बार बार इसको देखेंगे, रिपीट करेंगे तो याद जरूर होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे जस्टिस एस वारदाचार्यार। तो कुल 26 समितियां हैं। अब कुल 26 समितियों की बात करें तो साहब जो पेड बैचेस हैं उन्हीं में उन समितियों की पूरी व्याख्या की जाएगी, लेकिन अभी ये जो समितियां हमने आपको बताई हैं इनमें से ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप ध्यान से इन 11 समितियों को हमने जो आपको बताया है अध्यक्ष के साथ में, उन समितियों को आप पढ़िएगा, उनके अध्यक्ष को याद कर लेना, इससे आपका आंसर जरूर मिल जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा कर रहे थे एक शीर्षक संविधान सभा में समितियों के विषय में, तो ये आपने समितियां भी पढ़ ली। आज के अंतिम टॉपिक की और बात कर लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे कुछ मुख्य यानी इंपॉर्टेंस फैक्ट्स पर। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ
और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत में 2 प्रकार की रियासतें थी। आइए पहले तो इन रियासतों के विषय में 1 मिनट चर्चा कर लें। तो इन समितियों को आपने नोट कर लिया होगा, तो अब इनको हम यहाँ से इरेज कर दें, हटा दें, ताकि हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ सकें। ओके, तो जैसा कि हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर बढ़ रहे थे, प्रमुख तथ्यों की बात कर रहे थे, तो इस प्रमुख तथ्यों में हमने बात कही अभी 15 अगस्त 1947। तो उस समय जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत में रियासतें मुख्यतः 2 प्रकार की थी। 2 प्रकार की रियासतों की चर्चा करें तो एक थी ब्रिटिश रियासत और एक थी देसी रियासत। देसी रियासत, वैसे देसी इस समय बहुत फेमस है और सरकार ने अब तो लॉकडाउन के पहले ही वो दुकानें भी ओपन कर रखी, लेकिन आप अपना कंसंट्रेशन सिर्फ स्टडी पर रखें तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और लॉकडाउन का पूरा आप उपयोग कर पाएंगे। यहाँ पर हम इन 2 के विषय में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। जितना हमने आज आपको पढ़ाया है उसमें से आपके कोई क्वेश्चन अगर जो बनते हैं, कुछ शब्द हैं, तो उन पर आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। ये वीडियो कैसा लगा इसके विषय में भी आप ज़रूर अपना एक व्यू रखें, अपना एक ज़रूर फीडबैक दें कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही, क्या नहीं समझ में आ रही। पॉलिटी का जो वीडियो है आपका, उन सभी वीडियोस में प्रयास है कि आपके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जाएं। कुछ पार्ट जो बचेगा तो वो हम अपने पेड वीडियो में उनको रखेंगे, तो जो हमारे व्यूअर्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, वो प्रॉपर वे में मेरे सभी पॉलिटी के वीडियोस को देखना चाहते हैं कंप्लीट, तो अभी भविष्य में हम पेड बैच की योजना बना रहे हैं, वो आपको डिटेल बता दी जाएगी। तो उन पेड बैचेस में कंप्लीट पॉलिटी का एक सोल्यूशन मिलेगा, जैसा कि हमने शुरुआत से ही बोला था कि कंप्लीट मेरे से पॉलिटी पढ़ने के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाएगा। तो अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बहुत सुरक्षित रहें। धन्यवाद।